गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 28 जनवरी 2024 की द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और संडे का दिन है, इसी कारण की वजह से दोनों ही न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आए हैं। तो जितने आर्टिकल्स है चलिए उनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आपको मेरे जो ये आर्टिकल्स है इनकी समरी चाहिए है या फिर आपको PDF चाहिए होता है डेली के न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर आपको चाहिए होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो भी आज हम न्यूज़ कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं आज तक, जैसे 1993 में क्या आया था, 2003 में क्या कुछ ऐसा आया था, तो आप उसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारी कोई न्यूज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है और आपको आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 से, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्जेस फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट स्टडी। देखिए द हिंदू के साइंस पेज पे ये आया है, स्टडी है, इम्पोर्टेंट है, किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक 20 साल की स्टडी सबसे पहले कंडक्ट की गई है। कितने सालों की? 20 ईयर्स के अंदर ये स्टडी ली गई है। और इन 20 सालों के अंदर ये किसके द्वारा की गई है? बहुत सारे ऐसे रिसर्चर थे जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से थे। तो बाग जो है उनके रिसर्चर्स ने इस पर काम किया 20 सालों तक, और उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने लगाया कि कैसे इंडिया के अंदर जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि जिनके अंदर से न्यूक्लियर हम एनर्जी बनाते हैं, पावर बनाते हैं, उनका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, यानी कि जितना वो बाहर निकालते हैं वो काफ़ी मिनिमल है, काफ़ी कम है। और इसी चीज़ की शोध करके उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। और इसी के आधार पर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया की जो कमिटमेंट है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर कमेंडेबल है, कि वो लोग हर दिशाओं में ध्यान रख रहे हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के ऊपर। हम देखेंगे और क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन की गई है, पावर प्लांट्स के सैंपल लिए गए, उनका एनालिसिस किया गया। और जो एनालिसिस किया गया है वो यहाँ पर 2 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट है यहाँ पर मैक्सिमम का, यानी कि हम देख पाएंगे कि मैक्सिमम जो एरिया लिया गया है वो लिया गया है 30 किलोमीटर रेडियस, यानी कि एक पावर पॉइंट प्लांट जो है उसके 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कितना यहाँ पर सेडिमेंटेशन है, खासकर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोडक्ट्स का, उसकी यहाँ पर जांच की गई है। मिनिमम की अगर बात करें तो हम देख पाएंगे कि कम से कम जो एक एरिया लिया गया है वो लिया गया है 5 किलोमीटर रेडियस, यानी कि इसके अंदर देखा गया है 5 किलोमीटर के अंदर कि जो यहाँ पर फिजन होता है, फिजन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए फिजन प्रोडक्ट्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और फिजन प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर पावर से हम कुछ काम कर रहे हैं और उस न्यूक्लियर को हम लगा लेते हैं यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम अब क्या करेगा, जब यूरेनियम से अगर आपको एनर्जी निकालनी है यानी कि आपको फ्यूजन करवाना पड़ेगा। और फ्यूजन का क्या मतलब होता है, यूरेनियम जो एक इतना पार्टिकल्स था उसको डिफरेंट 2 पार्टिकल्स के अंदर या एटम्स के अंदर तोड़ना होगा। और जब ये 2 पार्टिकल्स टूटेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी बनाई जाती है। अब जो ये पार्टिकल्स टूटे हैं इन्हीं के साथ कुछ फ्यूजन के जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि जो 2 चीज़ों से एक चीज़ से 2 चीज़ बन रही हैं, उसके साथ बहुत छोटे लेवल के फ्यूजन भी होंगे। उनसे भी जब वो बार बार टूटते जाएंगे, तो पहले अगर हमारा यूरेनियम इतना बड़ा था तो वो 2 भागों में टूटकर इतना रह गया, फिर यहाँ से फिर से वो 2 भागों में टूटा और इतना रह गया, और फिर इससे 2 भागों में टूट के बहुत छोटे लेवल पे जाके अब ये ऐसी चीज़ है कि जिसको ट्रैप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इतने छोटे लेवल पे जब वो फ्यूजन हो रहा है तो क्या आप उसको रख पाएंगे, एक ही जगह पर स्टोर कर पाएंगे? तो इसी वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो रेडियस है उसके अंदर चला जाता है, यानी कि पावर प्लांट से दूर चला जाता है हवा के साथ में या ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो ये बाहर निकल जाता है। और इसी वजह से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जिसमें हमें देखना था कि 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर रेडियस के बीच में कितना ये जो न्यूक्लियर की ये फिजन प्रोडक्ट्स है वो हमें मिल सकते हैं।
फिर और भी रिसर्च की गई, जैसे कि यहाँ पर मिला कैसे लो लेवल्स मिले हैं रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज के। देखिए साइंटिफिक की जो ये टीम थी, यहाँ पर साइंटिफिक टीम थी, उन्होंने फोकस किया कि कैसे वो जो फ्यूजन प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशन पे ध्यान देंगे, और वो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियट्स यहाँ पर निकल के आएंगे 5 किलोमीटर में हर न्यूक्लियर प्लांट में, उसको देखेंगे। फिर रेडियो एक्टिव जो होता है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं निकलता है, हमने देख लिया कि ठीक है वो प्रोडक्ट बन के निकल गया है, लेकिन रेडियो एक्टिव एक्चुअली में गैस के रूप में भी निकलता है और लिक्विड के रूप में भी निकलता है। तो सेडिमेंटेशन जो हो रहा है वो तो हम सॉलिड के रूप में देख चुके हैं। तो अब गैस और लिक्विड का क्या यहाँ पर स्टेटस रहा है, चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो एयर पार्टिकुलेट एक्टिविटी की अगर बात करें तो जो एवरेज ग्रोस अल्फा एक्टिविटी देखी गई है 7 न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, वो 0.1% मेगा बेकुलरल पर क्यूबिक मीटर ही निकल कर आया। देखिए ये MBQ क्या है, ये इसको मापने का है कि एयर के अंदर कितने परसेंटेज में वो है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो रिकॉर्डेड हुई है वो भी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर में हुई है, जहाँ पर डस्ट का लोड काफ़ी ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनको हम देखेंगे। और कहाँ पे है नरोरा, हम देख पाएंगे कि ये कैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल मार्कर्स हैं। एक रेडियोलॉजिकल मार्कर्स देखे गए हैं, खासकर आयोडीन को हम देख पाएंगे, आयोडीन 131, फिर हम देख पाएंगे कैसेसियम 137। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो यहाँ पर हमें बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा स्टोरंटियम 90। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जो यहाँ से बाहर निकले हैं, और इन्हीं का कंसंट्रेशन वैसे तो बहुत कम मात्रा में पाया है, लेकिन पाया गया है खासकर रिवर्स और लेक्स जो है और सी वाटर जो सराउंडिंग में है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक न्यूक्लियर प्लांट की फोटो है और उसी के साइड में यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर है। तो हम देख पाएंगे कि जो आसपास के सी वाटर है उनके लिए लेवल कम है, लेकिन ये उनके अंदर पाए गए हैं। फिर ट्रीमियम के लेवल की बात की गई है कि कैसे जो ट्राइटियम होता है वो हर साइट के ऊपर ही पाया गया है। हालांकि आप लोगों को इतना ज़्यादा इनके नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, या फिर उनका जो रेडियो एक्टिविटी की यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें वेस्ट ही कम हो रहा है। हालांकि हम देख पाएंगे कि प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आ सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से। बोल रहा है व्हाई इज पंजाब इन कोर्ट ओवर BSF पावर। सबसे पहले BSF क्या होता है। BSF हमें देखने को मिलता है कि BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है, जैसे नाम से ही आप समझ पाएंगे, बॉर्डर यानी कि जितने भी इंडिया के बॉर्डर हैं, खासकर 3 स्टेट्स में ये पाई जाती हैं, जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर जिन जिन स्टेट से, वहाँ के ऊपर ये खड़े रहेंगे। और 15 से लेकर 50 किलोमीटर की रेडियस तक हम देख पाएंगे कि कैसे इतने एरिया में इनका जुरिस्डिक्शन होता है बॉर्डर के। ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर के पार तो ये नहीं जा सकते। पाकिस्तान मान लीजिए इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है, पंजाब और राजस्थान को हम देख पाएंगे। तो अब जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी वो हमारे एरिया में 15 से 50 किलोमीटर तक यहाँ पर अपना जुरिस्डिक्शन रखेगी। बात क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या हुई है, ज़्यादातर हम देख पाएंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे जो लगते हैं वो लगते हैं पंजाब के साथ में। फिर उसके बाद जो बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाई देता है वो किसका दिखता है, वो दिखता है वेस्ट बंगाल का एंड असम का। तो ये ऐसी 3 स्टेट है जिनके अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे 50 किलोमीटर तक की रेडियस जो है उसको कर दिया गया। खासकर पंजाब को इससे बहुत प्रॉब्लम है, और रीज़न इसी वजह से यहाँ पर जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है, जो कि पहले लगभग 15 किलोमीटर होता था, तो उतना उनको समस्या नहीं थी। लेकिन जब इसको अब बढ़ा के सेंटर के द्वारा 2021 के अंदर एक नोटिफिकेशन लगाया कि हम 50 किलोमीटर तक आपके जो BSF है उसकी पावर को बढ़ा देंगे, तो पंजाब को इस पे प्रॉब्लम हुई, और उन्हीं की वजह से उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस को फाइल कर दिया है। अप्रैल 2022 में उन्होंने ये केस लगाया था। अब हम देखते हैं कि एलिगेशन क्या लगाई गई है।
पंजाब को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर बीएसएफ का यहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है। देखिए पंजाब गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कैसे जो ये एक्सपेंशन हो रहा है वो स्टेट की पुलिस की पावर को कम कर देगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पुलिस की पावर होती है स्टेट के अंदर, ये आती है आपकी शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 2 में। और लिस्ट 2 हमें पता है कौन सी लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट। तो यानी कि जितनी भी पुलिस होगी, यानी लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा का पूरा नाम ही उसका ये। तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, या फिर जो हम देख पाएंगे कैसे डीजीपी, आप देख पाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सब आते हैं स्टेट के अंदर। और स्टेट ही हम देख पाएंगे कि उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर ध्यान रखे। जब ये सवाल उठता है तो पंजाब का बोलना है कि किस प्रकार से पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसका 94% से ज़्यादा जो लैंड मास है वो यहाँ पर बॉर्डर स्टेट्स है। और बॉर्डर के अंदर जब हम देखेंगे तो मेन उनके जो शहर है वो 50 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेट की पुलिस है उसकी पावर को यहाँ पर कम किया जा रहा है, क्योंकि अब कौन इनकी जगह पर लेगा, इनकी जगह पर यहाँ पर बीएसएफ एज अ अपनी ड्यूटी जो है वो इस तरीके से निभाएगी। तो ये सबसे बड़ा इनका कंसर्न है कि कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस किया जा रहा है पंजाब के अंदर सेंटर के द्वारा। अब ये सेंटर कैसे कर पा रहा है, सेंटर इसको कर पा रहा है, उन्होंने बढ़ाया भी इसको है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, जो कि आया था 1968 में, उसके सेक्शन नंबर यहाँ पर 139 के द्वारा। तो इस तरीके से यूनियन ने इस एक्ट के तहत इसको बढ़ा दिया है। और एक्ट कहाँ पर आता है, पार्लियामेंट से उसको पास किया गया। इसी के रिटेलिएशन के अंदर, इसी के रिजल्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर पंजाब का जो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट है पंजाब जो है वो अपनी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो फिर से एक यहाँ पर रेजोल्यूशन को पास करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि वो जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ कि फेडरल कैरेक्टर क्या होता है। देखिए संविधान में फेडरलिज्म की बातें की गई हैं, और फेडरलिज्म हमें पता है 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का होता है आपका एसिमेट्रिकल, जो कि इंडिया में पाया जाता है, और दूसरा होता है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से हमें समझ जाना चाहिए सिमेट्री, यानी कि जिसके अंदर बराबरी हो, इक्वालिटी हो, और एसिमेट्री यानी कि जिसके अंदर बराबरी नहीं हो। ये हम यहाँ पर फ़र्क देख पाएंगे। एसिमेट्री यानी कि एक स्टेट के पास ज़्यादा पावर है या अलग तरीके की पावर है, जैसे कि पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेट हमारी शेड्यूल 5 और 6 की स्टेट ऐसी हैं जिनके पास ट्राइब्स है तो उनको अलग अधिकार दिए गए हैं, और कुछ स्टेट्स को अलग अधिकार मिले हुए। ये होता है फेडरलिज्म। लेकिन फेडरलिज्म का मेन काम क्या होता है, फेडरलिज्म की जो मेन, अगर आपसे सवाल भी पूछा जाता है तो मेन इसका होगा कि इसका काम है, फेडरलिज्म का मीनिंग जो है वो है यहाँ पर सेंटर यानी कि यूनियन जो है उसकी और जितनी भी स्टेट है उनके बीच में पावर्स का बंटवारा। इक्वली तो ये नहीं बांटते हैं, क्योंकि हम भी देख पाएंगे हमारा एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, तो इस वजह से सेंटर को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कभी कभी। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट जो यहाँ पर है जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट प्लस 4 सब्जेक्ट अब फिर से डाल दिए गए हैं, तो हम देख पाएंगे 51 सब्जेक्ट हो चुके हैं। उनके ऊपर स्टेट भी यहाँ पर कानून बना सकती है और यहाँ पर यूनियन भी बना सकती है। लेकिन अगर यूनियन ने कानून बनाया तो यूनियन का कानून क्या होगा, ज़्यादा माना जाएगा, प्रिवेल करेगा। तो ये यहाँ पर एक बात होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कैसे पंजाब का बोलना है कि क्योंकि जो यहाँ पर पुलिस है वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आती है, और फिर भी यहाँ पर पुलिस जो लो जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंडर है। हालांकि यहाँ पर 3 यूनियन सर्विसेज है जिसमें IPS, IAS और यहाँ पर IFS जो होते हैं वो जा सकते हैं इसके अंदर, IFOS एक्चुअली वो यूनियन की यहाँ पर सर्विसेज है। लेकिन स्टिल इनका बोलना है कि हमारी जो पावर्स है उनको यहाँ पर कम किया जा रहा है। फिर रिएक्शन क्या आया पंजाब की गवर्नमेंट से, उन्होंने भी सेंटर के खिलाफ एक नोटिफिकेशन को यहाँ पर जारी किया और उन्होंने बोला कैसे लगातार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उन्हीं में से एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको नाम था शिरोमानी अकाली दल यानी कि SAD, उनका बोलना है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया भी इसके खिलाफ। और उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरलिज्म की यहाँ पर स्पिरिट है हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और हमें पता चलता है कि
केशवानंदी भारती केस जब होता है 24 अप्रैल 1973 को, तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर यूनियन चाहे भी तो इसको नहीं बदल सकती है, इसको ख़त्म नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी पावर मिल चुकी थी फेडरलिज्म को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब पंजाब के क्या क्या कंसर्न है। पंजाब के यहाँ पर कंसर्न है कि उसकी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है या उसका जो जियोग्राफिकल यहाँ पर लोकेशन है वो एक ऐसी लोकेशन है जिसमें बहुत सारा एरिया, खासकर जो एग्रीकल्चरल फार्मिस्ट यहाँ पर है, फार्मर है, वो लोग यहाँ पर बीएसएफ में जो अगर बीएसएफ वहाँ पर फेंसेस वगैरह लगा देते हैं तो उनको उन फेंसेस को पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया ज्योग्राफी में ऐसा है ना कि बॉर्डर से लग रहा है। और 50 किलोमीटर के अंदर उनकी जितनी भी यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट्स को देख पाएंगे, चाहे वो फिरोजपुर हो, चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, इवन अमृतसर, तरन ताराना, तो ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है और ये पूरी की पूरी 50 किलोमीटर के अंदर आ जाती है। फिर आप सवाल उठाएंगे कुछ ऐसी भी तो स्टेट होंगी ना जिनमें ये किया जा चुका है, उन्होंने तो अभी तक ऐसा कुछ रिटेलिएट नहीं किया है। हम देखते हैं कि बिल्कुल ये बात सच है कि राजस्थान और गुजरात ये दो ऐसी स्टेट्स है जिनके अंदर भी 50 किलोमीटर का लॉ जो है वो लागू किया गया है। लेकिन पंजाब का बोलना है कि राजस्थान का जो एरिया है वो वहाँ पे जो प्लांट होता है वो बहुत ही स्पार्शी है, यानी कि बहुत ही हम देख पाएंगे दूर दूर है कि एक प्लांट यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती एक यहाँ पर हो रही है, एक यहाँ पर हो रही है। फिर गुजरात के एरिया में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्योंकि कच्छ एंड रन का एरिया है तो वो बहुत ही मार्शी लैंड है, यानी कि दलदल भरा है, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं इकोनॉमिक कारणों से किसी को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पंजाब की ज्योग्राफी की तो हमें समझ में आता है कि पंजाब का जो लैंड है वो लैंड तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकती है, ज़्यादा खेती हो सकती है। और अगर बीएसएफ यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है तो जो फार्मर्स है उनके लिए नुकसान की बात होने वाली है। और इसी में अब जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या बयान है। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि कैसे वो जो सेवरल इश्यूज़ हैं इनके ऊपर बातें करेंगे, ध्यान देंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर स्टेट्स को लेके, तो उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि इसके ऊपर अभी हमें क्या आंसर दे रहा है। तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरा विचार अभी करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो अर्जोनिंग एरिया है बॉर्डर के वहाँ पर लोकल की लिमिट्स कितनी होनी चाहिए। एट द एंड हम पूरे आर्टिकल का यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसे ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरी कंटेंशन जो है वो रिजॉल्व करती है दो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ में। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पहला यहाँ पर हम देख पाएंगे कि पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कितनी तक है, यानी कि कहाँ तक वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जो जांच करेगा वो देखेगा कि स्टेट की अथॉरिटी कितनी है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और इन्हीं दोनों के बाद में हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट अभी चल रही है उसमें से गलत कौन है और क्या इसका केस के ऊपर यहाँ पर अपकमिंग जो भी आएगा रिजल्ट उससे हम समझ पाएंगे कि क्या पंजाब की स्टेटमेंट ठीक है जो भी वो कर रहा है, या फिर यहाँ पर सेंट्रल यूनियन सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक कर रही है। हालांकि अभी इस पे रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो हम देखेंगे कि इससे इंडिया का जो फेडरल स्टेट रिलेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट है, बॉर्डर प्रोटेक्शन है, इन सभी में क्या क्या बदलाव आता है या फिर क्या क्या इनके इम्प्लीमेंटेशन या इफ़ेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कैन मलेरिया वैक्सीन रोल टू बी स्केल्ड अप। देखिए क्या बातें हो रही है यहाँ पर, बातें हो रही हैं कि लड़ाई जो मलेरिया यहाँ पर है, मलेरिया के खिलाफ एक बैटल लड़नी है, युद्ध लड़नी है बहुत सारे देशों को, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। हालांकि अभी यहाँ पर इंडिया की बात काफ़ी कम की गई है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ क्यों है, अभी न्यूज़ जो आई हुई है वो आई हुई है यहाँ पर जो कंट्री है कैमरून की तरफ से। कैमरून को कहाँ है, एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और ये एक ऐसी पहली कंट्री बनने वाली है पूरे वर्ल्ड में जो RTS
एस नाम की जो यहाँ पर ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है मलेरिया की वैक्सीन। और इस वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है, यानी कि सभी को वहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाएंगी, खास करके बच्चों में। क्यों लगाया जाएगा, इसी के बाद से एक्चुअली कुछ और भी यहाँ पर ऐसा हो गया है, कंट्रीज सामने आई हैं, जैसे कि घाना भी यहाँ पर अफ्रीका में हम देख पाएंगे, फिर हम देख पाएंगे केन्या को, उसके अलावा यहाँ पर है मालावी। ये कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो एक पायलट प्रोग्राम यहाँ पर चलाने का सोच रही हैं मलेरिया के खिलाफ। अब आप बोलेंगे मलेरिया क्या इतना खतरनाक होता है? तो बिल्कुल, अगर WHO के आंकड़ों को यहाँ पर देखें तो WHO के अकॉर्डिंग लगभग जितने भी मलेरिया के केस होते हैं उनमें से 98% केसेस यहाँ पर आते हैं अफ्रीका के अंदर। और जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन की डेथ होती है मलेरिया की वजह से, हम उसमें भी देख पाएंगे कि कैसे उसमें से भी 95% यहाँ पर 2022 का अगर आंकड़ा निकाल कर देखें तो हम देखेंगे अफ्रीका में डेथ हो रही है। इंडिया के अंदर भी ये आंकड़ा कम नहीं है। इंडिया में भी हम देख पाएंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन यहाँ पर है उसमें भी 66% जो वर्ल्ड के केसेस होते हैं वो वर्ल्ड के केसेस में अपनी भूमिका निभाता है। और जितनी डेथ यहाँ पर होती है मलेरिया से, खास करके 94% जो एशिया के अंदर डेथ हो रही हैं उनमें से 94% दो ही कंट्रीज़ में होती है। एक होती है इंडिया के अंदर, दूसरी होती है इंडोनेशिया के अंदर। ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो साउथ वेस्ट यहाँ पर हम एशिया के अंदर देख पाएंगे और जिसके अंदर मलेरिया से काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चों में ये सबसे बड़ा कारण है डेथ का। सेकंड हाईएस्ट रीज़न है जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आयु अभी 5 साल की नहीं हुई है, उनकी डेथ जो होती है उसका सेकंड हाईएस्ट ये रीज़न है पूरे वर्ल्ड में। अब ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इतना ज़्यादा भयानक यहाँ पर बच्चों के लिए रहता है। अब हम इसी में कुछ डाटा देखने के बाद समझ पाएंगे कि इंडिया ने, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मलेरिया का बर्डन है, उसने 2027 तक इसको जीरो करने की बात की है कि हम इसको जीरो कर देंगे, हमारे 2027 तक एक भी केस आना बंद हो जाएगा और उसके बाद 2030 तक मलेरिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा जड़ से कंट्री में, कि किसी को भी यहाँ पर मलेरिया नहीं होगा। चलिए, ये हमने सारे फैक्ट देख लिए। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर क्या कहानी बताई गई है यहाँ पर बिंदु साजन पैरापदम की तरफ से। जीएस पेपर 3 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी का पेपर जो हमारा है उसके अंदर हम देख पाएंगे कि हेल्थ को यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसी वजह से हेल्थ के जो प्रोग्राम है उसमें प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 मेंस दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोएक्टिव यहाँ पर काम किया जा रहा है, जैसे कि कैमरून क्या कर रही है, पहला देश बन रहा है जो मलेरिया की वैक्सीन को खुद से रेगुलर इम्यूनाइजेशन एफर्ट कर रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो ये कैसी हम एक्टिविटी देख पा रहे हैं, प्रोएक्टिव यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है। खासकर कुछ प्लेन्ड पायलट प्रोग्राम और भी 20 देशों में यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। गावी नाम की ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर वैक्सीन बनाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ पर साथ दे रही हैं। और अब इनका ये एक सोच है कि कैसे हम जो इतने सारे लोग हैं जो इस बर्डन के नीचे दबे हुए हैं, जिनको मलेरिया होता है, प्रॉब्लम होती है, उनको हम बचा सकें। अगर ग्लोबली हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो मलेरिया की वैक्सीन है इसकी प्रोडक्शन कौन कर रहा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मलेरिया की वैक्सीन की प्रोडक्शन की जा रही है पहली बार यहाँ पर GSK के द्वारा। देखिए, एक ब्रिटेन की ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल फर्म है और इनका प्रोस्पेक्टिव ये है कि इनकी जो सेकेंड वैक्सीन है जिसका नाम है R21, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ज़रा याद करिएगा। इस वैक्सीन को यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया था और अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया है इसी को प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जिसने हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोविड की वैक्सीन्स को भी बनाया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ही यहाँ पर इस वैक्सीन को भी बनाएगा और इंडिया के अंदर भी ये डोजेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। हालांकि अभी तक डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस डेट से इंडिया में भी ये प्रोग्राम होगा या अवेलेबिलिटी हमें दिखाई देगी।
लेकिन स्टिल हम देख पाते हैं कि कैसे अभी जो वैक्सीन है उसके लिए इंडिया भी यहाँ पर तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन की या यूजेस की बात करें तो ये जो वैक्सीन है वो WHO के द्वारा रिकमेंड की गई है और बोला गया है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं 5 महीने की जब वो हो जाते हैं तो उनके बाद से 5 मंथ्स के बाद से उनको 4 डोजेस दे देनी चाहिए। हालांकि अगर ऐसा होता है कि कोई एरिया में मलेरिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पर 5वीं डोज भी दे देनी चाहिए 1 साल के बाद में, यानी कि जब 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आप 1 डोज और दे सकते हो जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि जो वैक्सीन है वो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी भी ये रिकमेंड की गई है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर हाई मलेरिया रेट यहाँ पर देखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर से वही बात है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। 3 एरियाज़ में आप अपने जो पूरा का पूरा रीजन है उसको बांट दीजिए। पहला आप यहाँ पर जो रीज़न होगा वो आपका होगा लाइक वेरी सिक्योर या फिर लो, हम बोल सकते हैं कि लो यहाँ पर हमें मलेरिया रिस्क देखने को मिलता है। दूसरा हम देख पाएंगे मीडियम का और थर्ड हम देख पाएंगे हाई रिस्क। तो जब WHO यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में तो वो कहता है कि आप मीडियम से लेकर जो हाई आपके रिस्क के एरियाज़ हैं या जो रीजन है उसमें सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद अगर वैक्सीन मिलती है तो थर्ड लेवल पे जाके आप लो एरियाज़ में भी जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोलना है। फिर कहते हैं कि चैलेंज है एक तरीके से जो सामने अभी भी है उसको समझना पड़ेगा और फिर उसके पार देखना होगा। जैसे कि अवेलेबिलिटी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये सारी चीज़ें तो ठीक है हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज बन गया है मलेरिया को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है ना कि जहाँ पर भी वार्मिंग ज़्यादा हो रही है वहीं पर जो ये मलेरिया होता है, जो कि यहाँ पर हमें एक मस्किटो के बाइट करने की वजह से होता है, जो कि फीमेल एनोपोलेज जिसको बोला जाता है, यानी कि इनके जो मेल होते हैं वो कभी भी यहाँ पर बाइट नहीं करते, उनकी वजह से कभी भी यहाँ पर मलेरिया नहीं होता है। ज़्यादातर फीमेल एनोपोल से होता है। ज़्यादातर ये रात के टाइम में, अंधेरे के टाइम में ज़्यादा काटती भी हैं। तो हम देख पाएंगे कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, खासकर टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो हमें दिखाई देती है उसके अंदर भी जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर मलेरिया के पैरासाइट के लिए। जो मलेरिया का पैरासाइट है और उसका जो वेक्टर है वो दोनों ही यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं और रीसैलिएंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यानी कि उनको ख़त्म करना अब आसान नहीं होगा। तो इसी वजह से ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। हो सकता है कि हम अभी जो हमारी मार्च है वो कर रहे हैं मलेरिया फ्री वर्ल्ड को बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज की। अब आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या क्लाइमेट चेंज यहाँ पर एक भूमिका निभाता है मलेरिया के अंदर, और आपको लगेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इन रियलिटी ये स्टेटमेंट ऐसी है कि हाँ बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। सो इसको ज़रा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ, जो कि कह रहा है फॉर इंडिया ड्रीम टू होस्ट 2036 ओलंपिक अहमदाबाद ₹6000 करोड़ प्लान। देखिए इंडिया ने सपना देखा है कि कैसे इंडिया यहाँ पर जो 2036 का ओलंपिक होने वाला है उसको होस्ट करेगा अहमदाबाद में। उसके लिए यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 7 स्टेडियम्स को भी बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर लगभग 6000 करोड़ का खर्च आने वाला है। इसमें एक्वास्टिक सेंटर भी है, यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम भी देखे जाएंगे जिसमें लगभग 53,000 का यहाँ पर हम देख पाएंगे, और उसके बाद हम देख पाएंगे टेनिस सेंटर को। उसके बाद राइजिंग ऑफ यूनिटी के नाम से भी यहाँ पर एक स्टेडियम हम देख पा रहे हैं। कैसे आप ये अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर टेनिस कोर्ट होने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट होने वाला है, फुटबॉल के यहाँ पर हम कोर्ट को देखेंगे, और इसी के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल भी बनाया गया है जिसको बोला जाता है SPV, जो जुलाई 2023 में सेटअप किया गया था, जिसका काम है यहाँ पर प्लानिंग करने का और एग्जीक्यूशन करने का। जो ओलंपिक का यहाँ पर ओलंपिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों में ही, तो उसके ऊपर इनको काम कर रहा है। हालांकि जो प्लानिंग के हम देख पाएंगे वो यहाँ पर बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। यहाँ पर एक डिज़ाइनर है, आर्किटेक्चर है जिनका नाम है पप्पू
लियोस। तो ये यहाँ पर आकर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, इतना ही हमारे लिए जानना था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग स्टेट टू म्यूनसिपैलिटीज़, आज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल होने वाला है। लिखा गया है पी चिदम्बरम द्वारा, जो कि फ़िलहाल अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। और ये बात करें कि कैसे जो फेडरल कैरेक्टर है यहाँ पर उसको हम देख पा रहे हैं, उसके अंदर स्टेट जो है उसकी पावर्स को कम किया जा रहा है, उनको म्यूनसिपैलिटीज़ की तरह इन्होंने एक तरीके से कंपेयर किया कि कैसे उनकी पावर्स को इतना ज़्यादा घटाया जा रहा है। कह रहे हैं कि देखो दोनों प्रोविज़न हम देख पाते हैं कि जो स्ट्रेंथनिंग और लिमिट है ना फेडरल कैरेक्टर के ऊपर, कि कहाँ से आपका फेडरल कैरेक्टर कितना मजबूत है और कहाँ आप उस पर लिमिट लगा सकते हो, हम देख पाएंगे दोनों ही बातें हमें अपने संविधान के अंदर मिलती हैं, दोनों ही प्रोविज़न हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ही शेड्यूल में हम देख पाते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जो यहाँ पर हमारे स्टेट्स हैं उनका नाम उसके अंदर दिखाई देता है। उसके अलावा भी हम देख पाएंगे कि आर्टिकल 368 खुद में ये बताता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है, और बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में होगा। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी में हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी में होगा, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि आधी स्टेट से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उनके लेजिस्लेटिव असेंबली से। वो अगर इस पर आगे बढ़ते हैं तब जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगा। ठीक बात है। ये सब समझने के बाद अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कैसे जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्टिक्स लगा के जो स्टेट की पावर्स है उनको कम कर रही है। जैसे कि हम देख पाएंगे एग्जीक्यूटिव फॉर्म के अंदर कि आर्टिकल 154 162 के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट जो है उसके पास उसकी एग्जीक्यूटिव पावर खुद की होती है। सभी मैटर्स में जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं स्टेट लिस्ट में, उसी में पुलिस भी एक स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, और जिस प्रकार से यहाँ पर डीजीपी जो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसको भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि कैसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जैसे ही हमने पहले भी आर्टिकल में एग्जांपल देखा जैसे पंजाब के द्वारा, कि वो कैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल लगा देती है अपने आप ही। तो ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर जो स्टेट के अंदर एग्जीक्यूशन की पावर थी उसको यहाँ पर कम कर दिया जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं नीट का। देखिए पहले क्या होता था ना, एजुकेशन जो थी वो स्टेट मैटर था, हालांकि अब वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जा चुका है, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम जो कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं, उसमें भी जो कुछ ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फंड अपना स्टेट से लेते हैं और उन्हीं को वो मैनेज करते हैं, उनके अंदर भी जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है वो क्या करेगा, एडमिशन उनको देना पड़ेगा, उसी बेसिस पे देना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पे एक तरीके से स्टेट की जो पावर्स है उनके ऊपर यहाँ पर सेंटर के द्वारा एक थप्पा लगाया गया है कि मैं इसको बता रहा हूँ, ये काम तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं लेजिस्लेटिव यहाँ पर पावर्स में। लेजिस्लेटिव पावर्स में भी अकॉर्डिंग टू ऑथर ये बोला जा रहा है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो लॉ यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में है उनके ऊपर यहाँ पर लॉज वगैरह लगा देती हैं, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही कम पावर दी जाती है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि अभी जो 3 यहाँ पर हमने कानून देखे थे, 3 बिल जो पास किए गए थे, सिविल प्रोसीजर, फॉरेस्ट्री, ड्रग्स इसमें आता है, एजुकेशन हम इसमें देख पाते हैं, पोर्ट एंड ट्रेड वगैरह हम देख पाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल रखा जाता है सेंटर के द्वारा। तो वो स्टेट को खुद से कुछ मैनेज करने का एक्चुअली में ऑप्शन दे ही नहीं रहे। हालांकि नाम है यहाँ पर समावर्ती लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, समावर्ती लिस्ट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेंटर इतने कानून बना रहा है, यूनियन इतने कानून बना देती है कि स्टेट जो है वो इनके ऊपर अगर कानून बनाएगी भी तो भी चलेगी किसकी, सेंटर की चलेगी, क्योंकि वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दी हुई है। तो इसी वजह से स्टेट इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाता है। लास्ट में हम देख पाएंगे फाइनेंशियल पावर को, जहां पर बताया गया कि कैसे सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभा रही है फाइनेंशियल मैटर्स में, और जितनी भी यहाँ पर स्टेट ओरिएंटेड स्कीम्स है, फंडिंग की बात है, तो वो उनके ऊपर भी पूरा कंट्रोल रखती है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों की बातें की गई हैं। पहला बात की गई है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी में कह रहे हैं कि जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। 14th जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बना था, ऐसा माना जा रहा है कि उसने
ये क्या किया कि जितना स्टेट को शेयर मिलता था लगभग 41% जो रेवेन्यू आता था उसमें से उसको घटाकर 30-31% कर दिया, जो कि स्टेट्स के लिए बहुत कम था। तो जीएसटी ने क्या किया कि जो स्टेट खुद से अपने पैसे बना रहे थे, रेवेन्यू बना रहे थे, उसको भी कम कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये बताते हैं स्कीम्स को लेकर, यानी कि जो स्कीम्स यहाँ पर चलाई जाती है, जो फंड मिलना चाहिए स्टेट्स को, वहाँ पर सेंटर बहुत छोटी छोटी बातों के लिए उनको फंड नहीं देता है, खासकर जिनमें अपोजिशन का रूल है। जैसे कि एग्जांपल दिया है केरला का। केरला को यहाँ पर फंड इस वजह से नहीं प्रोवाइड किया गया किसी स्कीम के तहत, क्योंकि ये बोला गया कि केरला ने न्यू स्कूल्स नहीं खोले हैं। केरला अपनी तरफ से बोल रहा है कि अगर जो मेरे पुराने स्कूल हैं, मुझे बहुत सारे उन्हीं स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो कम हो गया है। बर्थ रेट कम है तो इसका मतलब जो बच्चे स्कूलों में आएंगे वो भी कम मात्रा में आएंगे, कम उनका नंबर होगा। तो अगर मैं नए स्कूल खोल भी देती है स्टेट एज अ केरला गवर्नमेंट यहाँ पर खोल भी देती है, तो उनके अंदर बच्चे तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पुराने ही बंद करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में केरला क्या रहा है, हमेशा टॉप के ऊपर रहा है। पूरे जितनी भी हमारी स्टेट है हर जगह में यहाँ पर केरला एजुकेशन में टॉप करता है, चाहे वो वुमेन की एजुकेशन की बात हो या फिर मेल की एजुकेशन की बात हो। तो इन सारे कारणों की वजह से जो नॉन बीजेपी स्टेट है उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पर, किसी से भी अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके फंड्स के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है। कभी कभी उनको फंड प्रोवाइड नहीं देती है, कभी कभी कहती है कि उनका जो प्रीफिक्स है किसी स्कीम के अंदर, मान लीजिए प्रीफिक्स क्या होता है, आपने स्कीम का नाम लिखा और उसके सामने या फिर सफिक्स या उसके एंड में अगर आपने कोई लगा दिया तो उसकी वजह से आपको हटा दिया जाता है। कभी कभी कहते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं मिला तो इस वजह से आपको फंड नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हम देख पाते हैं। और यहीं पे हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो रहे हैं। आज हमने फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बातें की हैं, तो ज़रा जाकर टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग उससे जो भी PYQs आए हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए। और खैर थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर अभी तक बना हुआ है, और जिसको भी ये अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, जिसको भी लगता हो कि वो यहाँ पर डेली आकर न्यूज़पेपर को सुन सकते हैं, तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की एनालिसिस की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहती है। और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।